तुम्हारी फिर नालायकी। हाँ जी सर, वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी सर, समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या लिखा हुआ है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहे थे। दूसरा वो पहला पेज बड़ा लेंथी था। चैतन्य तू बोल रहा है हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है? हाँ जी सर। तूने नहीं सर, मैंने 12-15 सुधार साल ली, अपने टीचर्स को सुधार ली सर मैंने लॉकडाउन में। दिखाऊं सर? है दिखाऊं सर? नहीं सर, तो मैंने थोड़ी सुधारी है। ओके। हाँ जी, किस किस ने अभी तक नहीं लिखे? जिन्होंने लिख लिया वो हैंड रेज करो जल्दी से, बिकॉज नोट्स बड़े जरूरी हैं इसीलिए भेजे थे। डायग्राम्स भी बना ली हैं, कुछ एक ऊपर नीचे हुआ तो वो मैं जरूर क्लियर करूंगा। सर 2 पेज हो गए थे। अदरवाइज अगर लिखते हुए ही टाइम बीत जाएगा तो फिर जो है टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा। ओके, बाकी ये जो इतने सारे बच्चे हैं, आश्रय, आयुष, चैतन्य, सिया, गरिमा, हरलीन, जगदीप, कीरत, मान्या, मयंक, ये कुछ नहीं लिखा इन्होंने अभी तक? मेहुल, नहीं सर, नवनीत? 2 पेज हो गए थे मेरे। नवनीत लिखा नहीं तूने अभी? सर हो गया कंप्लीट। Okay, then students, I'm going to start explaining those. इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। You pay attention. जो टॉपिक है वो है एलसी ऑसिलेशंस। वैसे ये एलसी ऑसिलेशंस टॉपिक अगर आप ढूंढोगे तो आपको एनसीईआरटी में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में दिखेगा। और हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जस्ट बाद जो है वो करने वाले हैं, ठीक है? और उसके पीछे जो है आइडिया है, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाता है। अल्टरनेटिव करंट में जिस जगह पे जाके टॉपिक एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तब तक एसी के बारे में हम इतना कुछ कर चुके होते हैं कि एलसी ऑसिलेशन जब दिमाग में आता है तो फिर चाहे अनचाहे वो एसी के कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमते रहते हैं, ठीक है? तो एलसी ऑसिलेशंस में सबसे पहली बात ये देखिए, जो आपको पहली डायग्राम जो है वो दी गई थी, जिसमें कई कई सारी जो है वो यू कैन से पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स बनाई हुई है एलसी ऑसिलेशंस की, उसको देखिए। आपने कॉपी पे ड्रॉ कर लिया होगा। मैं ये तुम्हें जो है वो दिखा रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट। सो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, देखो एलसी ऑसिलेशंस को समझने के लिए हम दो हिस्सों में इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो है एनालिटिकल अप्रोच है और नॉन मैथमेटिकल अप्रोच है, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो है इसकी मैथमेटिकल अप्रोच। जो नॉन मैथमेटिकल अप्रोच है
उसमें हम बिना कोई मैथमेटिक्स किए डायग्राम्स के थ्रू एलसी ऑसिलेशंस में क्या ऑसिलेट हो रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इसमें जो पहली डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम t इक्वल टू 0 की है। यहाँ पे इस मोमेंट पे टाइम जो है वो t इक्वल टू 0 है। जब हम जो है एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं तो हम जो है स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जब हम कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज मानते हैं। ये कैपेसिटर हमारे पास ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर, जब एक ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को हम इंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ भागता है इंडक्टर के थ्रू। लेकिन इस प्रोसेस में जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है तो करंट ग्रो होता है, इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ आ जाती है। तो इंडक्टर जो है इस सारे चार्ज को इंस्टेंटेनियसली नहीं जाने देता ऊपर। तो जहां आपने जो है वो राइट अप लिखा है, अगर राइट अप लिखते हुए कोई दिक्कत आई थी तो मैं उसको जो है बोल रहा हूँ, कुछ चीजें जो हैं आप उसमें ऐड भी कर लीजिए और अपना मैच करते जाइए जो जो आपने लिखा है उसके साथ। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें ऑसिलेट क्या करेगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें यहीं पे दिखा दूं, वो क्या है, इसके नीचे हमने, आप देखिए इस हर एक डायग्राम के नीचे हमने जो है एक ओसिलेटिंग सिस्टम बनाया हुआ। हर एक डायग्राम के नीचे ओसिलेटिंग सिस्टम बनाया हुआ, ओसिलेटिंग सिस्टम बनाया हुआ। जो एलसी ऑसिलेशंस हैं दे आर वेरी मच एनालोगस टू द ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम। मैंने स्प्रिंग मास नहीं बनाया क्योंकि जो है वो फालतू की एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं वॉल बनाऊं और यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखा दिया और ये स्ट्रेच्ड पोजीशन में मास यहाँ, ठीक है ना, और ये इसकी जो है ये नेचुरल लेंथ है। तो यहां से मास को रिलीज किया है और आपको पता है जब हम मास को यहां से रिलीज करेंगे तो ये मास पहले इधर से इधर जाएगा, फिर ये इधर से इधर आएगा और फिर वापस जाएगा इस तरह से। ओके, ठीक है जी। ये मास जो है इसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो ऐसे होने वाली, पता चल रहा है बेटा? यस सर। आपका जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम पूरा बनाने की बजाय हमने सिर्फ ऑसिलेटिंग मास और वो जहां से जहां के बीच में ऑसिलेट करेगा सिर्फ वो वाली हिस्सा हमने दिखाया है। दैट्स इट। ठीक, तो आप सबसे पहली बात तो ये लिखें, राइट डाउन, डायग्राम्स आई एज्यूम बनी हुई हैं। ये डायग्राम बहुत क्लियर है, कैपेसिटर लगाया है, चार्ट है, एक पूरा पेज आप डायग्राम्स को देंगे, एक पूरा का पूरा पेज आप डायग्राम्स को देंगे। ठीक है, देखो अब मेरे को तो तुम नजर नहीं आ रहे हो एज सच, मैं तुम में से कईयों की फोटोज जो है वो मंगवाने वाला हूँ उसके नोट्स की जो आपने लिखा है वो भेजो, बट फिर भी वो सबको नहीं, वो सब जो है वो मुझे नहीं वो दे पाएंगे, तो सबकी मैं मंगवाऊंगा भी नहीं। तो आपकी अपनी ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, नहीं जो है ऑनेस्टली काम करोगे तो नहीं सीखोगे, फिर ये टॉपिक नहीं आएगा। और मुझे दोबारा से नहीं कहेगा कोई भी कि सर ये एलसी ऑसिलेशन नहीं आता और हमें जब दोबारा करवा। ओके, सो आप सबसे पहली एक लाइन लिख लीजिए, द एलसी ऑसिलेशंस आर सिमिलर टू मैकेनिकल ऑसिलेशंस ऑफ अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। LC oscillations are similar to mechanical oscillations of a block attached to a spring. Of a block attached to a spring. Of a block attached to a spring.
the lower part of each diagram shows the corresponding stage of mechanical. ठीक है, यस सर। स्वराज अपनी वीडियो ऑन करो, ऑन करके बैठना। सर कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेज ऑफ के बाद क्या है? स्टेज ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। अब जो फर्स्ट स्टेज थी, जो आप नोट्स में लिख चुके हो, कहता है सपोज अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, सपोज अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस की कैपेसिटी C है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V नोट है। एंड हैविंग एनर्जी हाफ CV नोट स्क्वायर is given. At time t equal to 0, it is connected to an inductor of inductance L. t equal to 0 पे यहां कनेक्शन आपने बना दिया। अब t equal to 0 पे कनेक्शन बना दिया है, करंट कितना होगा इस मोमेंट, बताओ? 0। करंट कितना होगा सर 0। 0। यहां करंट 0, कंडक्टिंग पाथ होने के बावजूद भी करंट 0, ऐसा क्यों? हम कहते हैं यहां नोट्स में लिखा हुआ था एट दिस इंस्टेंट करंट इज 0, तो कंडक्टिंग पाथ तो यहां आ गया, ये कंडक्टिंग पाथ है, तो करंट 0 क्यों है, चला क्यों नहीं? क्योंकि इंडक्टर में बैक ईएमएफ आने के कारण करंट एकदम से ग्रो नहीं करे, विल टेक टाइम टू ग्रो। बैक ईएमएफ के कारण एकदम से जो है वो करंट जो है बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज पे, इस इनिशियल स्टेज पे कंडक्टर के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में करंट 0। इस स्टेज को आप एनालॉजी में जो है वो मान सकते हो कि एज इफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज, क्या है ना ये बच्चे भी, सो ये एज इफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज स्ट्रेच्ड टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे स्ट्रेच्ड है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है यहां फिलहाल। ठीक है, ये एनालॉजी कैसे, एनालॉजी के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आपको इसका रीजन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मिलेगा। देखिए, जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर आनी है Q²/2C, this is analogous to half kx²। this is analogous to half kx², और उसमें भी Q जो है दैट इज एनालोगस टू x एंड 1/c इज एनालोगस टू k। साइड पे लिख लो, Q x के एनालोगस है, जैसे मैकेनिकल ऑसिलेशंस में डिस्प्लेसमेंट होती थी, यहां चार्ज एट एनी इंस्टेंट, और जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² मैकेनिकल ऑसिलेशंस की, दैट इज एनालोगस टू हाफ Li²। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था चार्ज इज एनालोगस टू Qx, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करंट होता है, तो करंट इज एनालोगस टू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, वो यहां दिख रहा है, करंट इज एनालोगस टू वेलोसिटी एंड मास इज एनालोगस टू इंडक्टर। तुम्हें वैसे भी पता है ना, इंडक्टेंस इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताया था, डिले काज करता है। हाँ जी सर। बच्चों, हाँ, तो आप ये समझें कि जो भी एनालिसिस है उसमें
जब आपके इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के पास जो है वो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में जो है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द स्प्रिंग एनर्जी, एंड जो एनर्जी इन एन इंडक्टर है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी इन कैपेसिटर, energy in capacitor that is corresponding to spring energy, and energy in inductor that corresponds to kinetic energy. समझ आ रही है बात? आप ये लिख रहे हो ना जो बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं? यस सर. हाँ. सो ये आपके पास जो है एनर्जी इन कैपेसिटर और एनर्जी इन इंडक्टर के बारे में बात करूं. मैं इसको हटा दूं, नोट हो गया? हाँ जी सर. बच्चों, सो नाउ यू लुक एट दिस. हमने स्टार्ट कहां करना है? ये थ्योरेटिकल, ये जो डिस्कशन है ये क्वालिटेटिव डिस्कशन है. क्वालिटेटिव में मैथमेटिक्स नहीं होता. अगर आपको एग्जाम में आता है क्वालिटेटिव डिस्कस करो तो क्वालिटेटिव डिस्कशन में हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं. तो हमने स्टार्ट यहां से किया कि सपोज अ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट अक्रॉस इट एंड एनर्जी हाफ CV नॉट स्क्वायर इज गिवन. At t equal to 0 it is connected to an inductor of inductance L. At this instant current is 0 because, बता सान्या सिंगला की करंट 0 क्यों है? At this instant current is 0 because, क्यों 0 है? रिदम तू बता. वो बैक ईएमएफ आएगी और बेटा रिदम आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा माइक को मुंह के पास लेके आओ फिर बात करो. सर वो इंडक्टर की बैक ईएमएफ करके वो करंट एकदम से ग्रो नहीं करेगा. हाँ, इंडक्टर की बैक ईएमएफ. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर व्हिच डज नॉट अलाउ द करंट टू ग्रो इंस्टेंटेनियसली. ठीक है. नाउ इसके बाद जो है आप ये देखिए, ये दूसरी डायग्राम है. t इक्वल टू 0 के बाद दूसरी टाइम डायग्राम आ जाएगी. कुछ देर बाद की डायग्राम है, 0 टाइम के कुछ देर बाद की. इसमें अब ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पहले बनाने की बजाय मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा आप मैकेनिकल ऑसिलेटर पहले बनाया करो, नीचे वाला डायग्राम पहले बनाया करो, क्योंकि मैकेनिकल ऑसिलेशंस तो दिमाग में बैठी होती है. अब ये जो इस पॉइंट पे था हमें पता है मैकेनिकल ऑसिलेशंस के बाद वो बीच में कहीं आ जाएगा और ए के बीच में आ जाएगा. तो यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी है बताओ कंप्लीटली पोटेंशियल है, कंप्लीटली काइनेटिक है, कि पार्टली पोटेंशियल पार्टली काइनेटिक? पार्टली पोटेंशियल पार्टली काइनेटिक. यस, इसमें पार्टली पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टली काइनेटिक एनर्जी है. तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है उसमें भी एनर्जी विल बी पार्टली इन कैपेसिटर एंड पार्टली इन इंडक्टर. तो देखो आपको जो एनर्जी कैपेसिटर में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखती है. आप देखिए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रखा है, और एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना रखी है. करंट 0 होगा कि नहीं 0 होगा उसको कैसे जज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा कि चार्ज 0 होगा कि नहीं 0 होगा वो कैसे जज करेंगे? आप देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, नीचे जो ऑसिलेटर बनाया मैकेनिकल ऑसिलेटर उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, तो ऊपर चार्ज भी कैपेसिटर पे 0 नहीं, पर वो मैक्सिमम भी नहीं है, तो पिछले वाले चार्ज के मुकाबले में कम प्लस के साइन बनाए होंगे. और यहां जो है इस सिचुएशन में वेलोसिटी 0 है कि नहीं? यहां वेलोसिटी 0 है कि नहीं? नहीं सर. नो सर. तो इसका मतलब करंट भी 0 नहीं है. तुम्हें देखो तुम मैकेनिकल ऑसिलेशन सोच के एलसी ऑसिलेशन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. तो उसके बाद आपने लिखा होगा, जो डिक्टेशन आपने नोट्स लिखे हैं उसके बाद आपने लिखा होगा द कैपेसिटर गेट्स अ पाथ टू गेट डिस्चार्ज. t इक्वल टू 0 पे जब तुमने स्विच ऑन किया तो उस टाइम पे करंट 0 है, लेकिन कैपेसिटर को एक पाथ मिल जाता है डिस्चार्ज होने के लिए.
current flows from positive plate to negative plate through the inductor, and after some time the potential difference across capacitor becomes V. V नोट से V हो जाता है, कम हो जाता है. Energy stored in capacitor becomes half CV square. इतना लिख लिया हुआ है ना सबने? यस सर. हाँ, तो यहीं पे साथ में आप ऐड कर लीजिए, द करंट इन द सर्किट एट दिस इंस्टेंट बिकम्स I. जीरो की बजाय अब फाइनाइट करंट आ गया I. एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर. एनर्जी इज पार्टली इन इंडक्टर एंड पार्टली इन कैपेसिटर. Energy is partly in inductor and partly in capacitor. लिख लिया इतना? हाँ जी सर. लिख लिया? बच्चों लिख लिया? सर सर ये काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या लिखा है? जी सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनाइट लिखा है. फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट है. ओके मैक्सिमम नहीं है, जीरो नहीं है, फाइनाइट है. और पोजीशन है उसकी बिटवीन द एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन. तो ऊपर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस भी इंटरमीडिएट है. ठीक है. अब देखिए फिर इसके बाद हम तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं. देखो ये वाली जो स्टेज थी, पहली स्टेज, अब मैं इसको येलो इंक में लिख देता हूं. पहली स्टेज t इक्वल टू 0 की थी. ये वाली स्टेज जो है ये हम t लेस देन t/4 और ग्रेटर देन 0 भी कहते हैं. t/4 क्या आ गया? ये टाइम पीरियड ऑफ, जैसे मैकेनिकल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होता है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का भी टाइम पीरियड निकलेगा. ये वाली स्टेज जो बना रहा हूं इसमें जो है t इक्वल टू t डायग्राम में कहीं जगह मिलती है तो वहां आप लिख लीजिए. ठीक है, बना लिया? सर रिपीट करना क्या कहा था? यस अभी सर. आपकी आवाज नहीं आ रही थी. बेटा ये वाली स्टेज जो है ये t इक्वल टू 0 की है. ये वाली स्टेज जो है इसमें टाइम जो है वो t/4 से कम है और 0 से ज्यादा है. अब ये कैपिटल T क्या चीज है? जैसे मैकेनिकल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है ना, ऐसे ही तुम देखोगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में भी टाइम पीरियड आएगा. ठीक है, मैं अभी तुमसे पूछने वाला हूं थोड़ी देर में कि मुझे बताओ एलसी सर्किट में क्या ऑसिलेट कर रहा है. तुमने सोच के बताना होगा मुझे क्या ऑसिलेट कर रहा है. तो वो कैपिटल टी उन जो भी चीज ऑसिलेट कर रही है एलसी ऑसिलेशन में उसका टाइम पीरियड. तो अब मैं जो अगली स्टेज दिखाऊंगा मैकेनिकल ऑसिलेशन ये रही. तो मैकेनिकल ऑसिलेशन देखो पहले ए पे थी फिर बीच में आ गया. अब अगली स्टेज में ये जो मास है वो कहां बनाना चाहिए मुझे? मेन पोजीशन पे. बोलो. मीन पोजीशन पे बनाना चाहिए. अब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. मीन 0 बिल्कुल. डिस्प्लेसमेंट 0. और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? 0 के नॉन 0? मैक्सिमम. वेरी गुड. जिसने बोला मैक्सिमम, वेरी गुड. मीन पोजीशन पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है. अब मैंने तुम्हें समझाया था कि जो तुम्हारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है दिस इज एनालोगस टू चार्ज एंड जो वेलोसिटी है दिस इज एनालोगस टू करंट. तो इसका मतलब चार्ज 0 हो चुका है कैपेसिटर पे. और चार्ज 0 हो जाने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो चुका है और करंट लेकिन मैक्सिमम है. ये बड़ी अजीब और अनोखी बात हुई है. आपने नोट्स में आगे लिखा हुआ है देयर विल बी अ स्टेज. जहां लिखा है ना देयर विल बी अ स्टेज, वहां आप लिख लीजिए एट टाइम t इक्वल टू t/4. एट टाइम t इक्वल टू t कैपिटल T/4 there will be a stage when capacitor is almost discharged and whole energy will appear as magnetic energy. लिखा हुआ है ना ये सब कुछ. current at this Yes, stage sir. is maximum and energy in capacitor becomes 0. Current at this stage becomes maximum
and energy at this stage, current at this stage is maximum, energy in the capacitor becomes zero. अब एनर्जी जीरो हो गई, देखो यहां भी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है स्प्रिंग की, तो कैपेसिटर में एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, अब देखो हम ये मानते होते हैं कि ये जो चार्ज कैपेसिटर में था, इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो करंट को चला रहा है, मतलब करंट चलने के लिए वोल्टेज तो चाहिए। अब कैपेसिटर हो गया है डिस्चार्ज, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में जीरो लिख रहा हूं, तो फिर करंट कैसे प्रेजेंट है, वोल्टेज कहां? बैक बोलो। ईएमएफ करके सर जो बची। इंडक्टर की यस, वेरी राइट, यस, वेरी राइट, वेरी राइट। देखो यहां कैपेसिटर में वोल्टेज खत्म हो जाती है, अब ये करंट जो है ये डिके करने की कोशिश करता है, करंट डिके करने की कोशिश करता है। मैकेनिकल एनालॉजी में मैं कह सकता हूं वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाए, जब वेलोसिटी कम होएगी यानी ये करंट कम होगा, तो इसमें एक ओपोजिंग ईएमएफ आ जाती है जो डिके को ओपोज करेगा, यानी कि ओपोजिंग ईएमएफ ऐसे आ जाती है। ये ईएमएफ है जो करंट को सस्टेन करके रखती है। तो जहां आपने ये लाइन खत्म करी है, द एनर्जी इन कैपेसिटर बिकम जीरो, वहां आप लिख लीजिए the back EMF produced in inductor। सर दोबारा बताना कहां पे लिखना है? बेटा जहां तक मैंने अभी बोला है, देयर विल बी अ स्टेज व्हेन कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट डिस्चार्ज, whole energy appears to be magnetic energy and current at this stage is maximum, the energy in capacitor becomes zero। ठीक है, यस सर, इसके आगे हाँ, लिखना है। इसके आगे आप लिख लीजिए the energy in capacitor becomes zero, the current in the LC circuit, the current in the LC circuit is due to back EMF produced in the inductor। सर एक बार रिपीट कर दो आपके पास। Current in the LC circuit is due to back EMF produced in the inductor। तो जो बैक ईएमएफ यहां इंडक्टर में आ रही है ना, उस ईएमएफ के कारण करंट जो है सस्टेन्ड रहता है। अब क्या होगा, अब देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है और मैकेनिकल ऑसिलेशन के ऊपर आंख टिकाओ। मैकेनिकल ऑसिलेशन का अगला स्टेप क्या बनाओगे? मैकेनिकल ऑसिलेशन का अगला स्टेप क्या बनाओगे? सब बी की तरफ जाएगा। हाँ, वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, मैकेनिकल ऑसिलेशन साइड पे चला गया। और यहां अब पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? है सर, नेगेटिव में है पर लेकिन पहले से नेगेटिव है। और वेलोसिटी है कि नहीं? है वेलोसिटी सर। है कि नहीं? है सर। वो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी कि नहीं करी? यस सर, करिए। बढ़िया सर। कहां करी? ये पहली स्टेज देखो दोबारा, पहली स्टेज में ये यहां था, दूसरी स्टेज में ये इधर चल रहा था, राइट टू लेफ्ट, सेंटर पे आ गया राइट टू लेफ्ट, अभी भी राइट टू लेफ्ट ही चलेगा, वो तो एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद रिवर्स करेगा। वेलोसिटी ने डायरेक्शन नहीं रिवर्स करी है, तो उसी तरह से
यहां जब करंट चला था इधर से इधर, यहां करंट मैक्सिमम हुआ था, और यहां करंट अभी भी इधर से इधर ही चलेगा। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन करंट उसी डायरेक्शन में चल रहा है बैक ईएमएफ के कारण। यही तो समझा रहा हूं बार बार, समझ रहे हो? दिमाग में जा रही है बात कि नहीं? अच्छा, अब करंट उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर कैपेसिटर को वो चार्ज करना शुरू कर देता है। यहां देखिए प्लस साइन लगा दिया और माइनस साइन लगा दिया, और चार्ज जो करना शुरू किया उसी के कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट के कोरोस्पोंडिंग यहाँ चार्ज आया, और वो पोलैरिटी कैपेसिटर की आप देखिए इनिशियल पोलैरिटी से सेम है कि इनिशियल पोलैरिटी से उल्टी है? उल्टी है। बोलो। उल्टी है। पोलैरिटी उल्टी है, बिल्कुल। पोलैरिटी जो है इनिशियल पोलैरिटी से उल्टी है, और उसका 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 जो है वो मैकेनिकल ऑसिलेशंस में भी अगर आप देखते हैं तो पोलैरिटी उसमें जो है उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। सॉरी, मैकेनिकल ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो हाँ, तो आपने जो है उसके आगे लिखा हुआ है, आफ्टर दिस कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, but at this instant also the current remains in same direction. The current remains in same direction लिखा हुआ, आप समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी सर। हाँ, देखो यहां आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए ये डायग्राम्स बनाने के लिए, लर्न करना पड़ेगा बनाना। तो मतलब आप पहले पहले मेरे हिसाब से तो पहले मैकेनिकल ऑसिलेशंस बनाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, मैकेनिकल बनाओ इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, और फिर इन डायग्राम्स को देख देख के तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखनी आ जाएगी अपने आप। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आज जाकर, अगर एग्जाम में आया तो 5 नंबर में आएगा, और अगर न्यूमेरिकल आया तो फिर तो 2 या 3 नंबर। इसके न्यूमेरिकल्स बैक एक्सरसाइज में भी दिए हैं, मैं कराऊंगा वो। तो फिर आगे देखें, आगे तुमने लिखा होगा द इंड्यूस्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द सडन डिके ऑफ करंट। तो अब मेरे को बताओ कि ऑसिलेट क्या करता नजर आ रहा है? चार्ज। हाँ, चार्ज भी, एनर्जी भी, करंट भी। देखो चार्ज ऑसिलेट करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, करंट ऑसिलेट करता है इन द एंटायर सर्किट। वेरियस चीजें वो है ऑसिलेट कर रही है। तो वहां आपने लिखा है चार्ज ऑब्लिक एनर्जी ऑसिलेट्स, such oscillations of charge or energy between two components, that is capacitor and inductor, are called LC oscillations. लाइन कंप्लीट कर ली तुमने? चार्ज oblique energy oscillates, such oscillations of charge oblique energy between two components, that is capacitor and inductor, are called LC oscillations. So अब तुम इस बात का जवाब दे दोगे ना कि what are LC oscillations? सर बिटवीन चार्ज के बाद रिपीट कर दो प्लीज। और फिर उसके बाद T इक्वल, फिर उसके बाद जो ये वाली स्टेज आई उसके बाद अगली देखिए 5वीं डायग्राम, 5th डायग्राम में मैकेनिकल एनालॉजी में कहां पहुंच जाएंगे हम? मैकेनिकल एनालॉजी में कहां पहुंच जाएंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, एक्सट्रीम पे पहुंच गए, और वो भी मतलब पहले वाले से रिवर्स एक्सट्रीम पे। डिस्प्लेसमेंट अब यहां कितनी हो गई? नेगेटिव मैक्सिमम। नेगेटिव माइनस एक्स नोट। तो उधर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन रिवर्स पोलैरिटी के साथ। वेलोसिटी क्या है? 0।
जीरो। जीरो, तो उधर करंट जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर जीरो, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गायब हो गई डायग्राम में। और एनर्जी सारी की सारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड है, तो उधर कैपेसिटर में स्टोर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम बनाई हुई हैं। अब आपने ये डायग्राम इतने ध्यान से बनाया है कि नहीं, ये आप सोचिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी थी, यहाँ नहीं दिखानी थी, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर कम हो रही हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सिर्फ, यहाँ दोनों है, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ फिर दोनों है, फिर उसके बाद सिर्फ जो है वो क्या रह गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रह गई, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रह गई, वो भी रिवर्स पोलैरिटी के साथ। इस सारे को बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब Yes, sir. एक एक इसके बाद लाइन लिख लीजिए आप कि एट t इक्वल टू कैपिटल T बाय 2, यहां पे टाइम कैपिटल T बाय 2 हुआ है, ऑसिलेशंस पूरी नहीं हुई, एक साइकिल नहीं पूरा हुआ। द कैपेसिटर बिकम्स चार्ज्ड विद रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, विद रिवर्स पोलैरिटी। अब फिर उसके बाद आपको जो है आगे लिखवाया गया है उसमें नोट्स में, अर्लियर करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो कर रहा था बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज। अब वहां पोटेंशियल ब्रैकेट में कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जीरो है। व्हेन फुल्ली डिस्चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ ना इज ऑलमोस्ट जीरो, वहां लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, बट नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां लिख दिया है नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका मतलब भी बदल जाता है, बट नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं है, हेंस करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके, हो गया बेटा। Yes, sir. आगे देखो, आगे है व्हेन फुल्ली डिस्चार्ज current tries to collapse, as it tries to collapse the induced EMF reappears and induced current tries to prevent the decay of the or decrease of the current and comes in the direction of the current, so the direction of current remains same। यहां वो समझाया है कि थर्ड स्टेज पे करंट की डायरेक्शन क्यों सेम रह रही। ठीक है, हाँ जी सर। so as the direction of current is same, so the capacitor gets charged with reverse polarity। okay,
क्या इस चैप्टर में तुम्हें बेसिक जो ये आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एसी चैप्टर सब बच्चे कॉपी नोट्स को लिख लिख के रिवाइज करेंगे तो पेपर में ये आर्टिकल्स लिखे जाएंगे तुमसे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। सो अब देखिए मैं जरा इसको कंप्लीट वाइंड अप कर दूं। हाँ जी, सो स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी Yes, सर। sir. ओके, सो उसके बाद तुम्हें लिखा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है वो 1/2 पाई अंडर रूट LC होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की वैल्यू दी गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की जो है वो वैल्यू दी गई है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हें अभी मैथमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर वो ये कह रहा है कि ये ऑसिलेशंस थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो हैं दे शुड गो लाइक दिस। ये वो ना पल्स उसने ना साइन पल्स बना दी है, ठीक है। तो उसने साथ में जो है वो कुछ लिखा है, मैं यहाँ उसने तो वी यूई लिखा है, एनर्जी लिखा है। तो जो डायग्राम उसने बनाई है उसमें उसने दिखाया है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो है ये ऑसिलेशंस जो हैं इनका एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए, ये जितना है उतना ही एम्पलीट्यूड इनका रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो है उसने ऐसा सा डायग्राम बनाया, पर मैं ये बना रहा हूँ डायग्राम, मैं कोसाइन कर्व बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मैथमेटिकल एनालिसिस करूंगा उस एनालिसिस में मेरे पास जो है चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ कोसाइन कर्व आएगा। तो मैंने कोसाइन कर्व से ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं है साइन कर्व से भी ठीक है। तो लेकिन ये थ्योरेटिकल ग्राफ है ये वाला। अब प्रैक्टिकली जो ग्राफ है वो ऐसा आता है, यहां मैं एक डिकेइंग कर्व दिखा रहा हूं, येलो बाउंड्री दिखा रहा हूं, और इस बाउंड्री के बीच में मैं जो है ये अब चार्ज के मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर रहा हूं। देखिए मैग्नीट्यूड चार्ज का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चार्ज की ऑसिलेशंस डिक्रीज होती चले जा रही हैं। बना लिया आपने सबने? हाँ जी सर। ओके, सो ये क्या चीज है? देखिए ये वाली जो ऑसिलेशंस रेड इंक में ऊपर बनाई हैं ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑफ ए चार्ज ब्रैंड जीबी, ठीक है। और ये जो है ये एक्चुअल ऑसिलेशंस हैं, एक्चुअल ऑसिलेशंस डैम्प्ड ही रहती हैं। क्यों डैम्प्ड रहती हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस तो होएगी होएगी, रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। सो आप यहां इसके नीचे लिख लीजिए, यहां प्लीज इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, राइट डाउन दैट द in LC oscillations there is always some energy loss, because in LC oscillations there is always some energy loss and the oscillations of charge, current and energy all are damped. And oscillations of charge, current, energy all are damped because of two reasons. Number one,
Every inductor has some resistance. Every inductor has some resistance. You cannot have inductance without resistance. किया था ना ये? And this resistance produces damping effect. This resistance produces damping effect. Damping effect. Okay. Done. And then second is number 2. ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा. Even if resistance was 0, even if resistance is 0, the total energy of system cannot be conserved. Total energy cannot be conserved. Why? रीजन बड़ा उसने बढ़िया दिया है, हम कर चुके हैं ये फैक्ट. क्योंकि चार्ज ओसिलेट करता है प्लेट्स के बीच में, एंड वी नो ओसिलेटिंग चार्ज produces electric field, magnetic field, and radiates electromagnetic wave. So some of the energy is radiated away from the system in form of electromagnetic waves. Total energy cannot be conserved because since charge oscillates, so energy is radiated away in form of EM waves. पूरी लाइन लिख लेना बच्चों. बच्चों लिख ली? सर रेडिएटेड अवे के बाद क्या है? क्या किसके बाद? रेडिएटेड अवे. Radiated away in the form of electromagnetic waves, in the form of EM waves. ठीक है. जब आप रिमोट का स्विच प्रेस करते हो दूर से, टीवी के रिमोट का, और टीवी चल जाता है, तुम कभी फैसिनेट नहीं हुए कि ऐसे कैसे चल गया? उसके अंदर, रिमोट के अंदर ये एलसी सर्किट लगा होता है. वो एलसी सर्किट में जब आप प्रेस करते हो, उसमें चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, फिर वो ऐसे ओसिलेट करता है. उन ओसिलेशंस के दौरान रेडिएशन प्रोड्यूस होती है. वो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन होती है. एलसी ओसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी ऐसे एडजस्ट की होती है, और वो रेडिएशन फिर ट्रांसमिशन देती है डिस्टेंस से ही टीवी के रिसीवर को, और टीवी के रिसीवर में जो है चैनल बदल जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, ब्राइटनेस बदल जाती है. समझ रहे हो? ओके कि नहीं? ठीक है. सो ये मैंने आज तुम्हें करवाई जो ट्रीटमेंट, वो थी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट. इसको प्लीज सबने याद करना है. पहला फैक्ट है लर्न करना. ठीक है. और मैं तुम्हें ये बता दूं, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आसान लगेगी. ठीक है. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इजी लगेगी. कल ये सब याद करके आओगे? मुझे बताओ पहले, बोलो. क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सब बच्चे कल ये याद करके आएंगे? हाँ जी सर. हाँ, प्लीज सब बच्चे कल ये याद करके आना. अगर कहते हो, अगर तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, तो बुक में जो एलसी ऑसिलेशंस दिया हुआ है, मैं उसकी फोटो खींच के डाल देता हूँ ग्रुप में. लेकिन उसमें इस हिसाब से सिंपल लैंग्वेज से एक्सप्लेनेशन नहीं है. जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखवा दी है, वो इजी टू लर्न है. ठीक है. तो मुझे बता दो, मैं क्या बुक में से फोटो खींच के भेज दूं कि हैं तुम्हारे पास? ये भेज दो सर एक बार. ठीक है, मैं भेज दूंगा उसमें. सो आप जो है एक बार उसको देख लेना. बट आपको जो है ज्यादा बढ़िया से रेफर यही आएगी, ज्यादा बेटर जो है, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वही लगेगी. मैम कुछ पूछना है तूने? सर एक बार ये सर लास्ट में जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो रिपीट कर दो, उनमें कुछ मिसिंग लग रहा है. वो नोट्स जो में दोनों लिखे हुए हैं. पॉइंट्स हैं, तुम्हें
वो दोनों पॉइंट्स हैं जो मैंने बोले अभी। नहीं सर, एंड में जो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से एकदम पहले लिखे हुए हैं। वो पता नहीं, चलो वो बाद में फिर करता हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। तो ये जो है जो तुम्हें ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में नीचे देखो कुछ एनोटेशन दी हुई है। देखो जरा नीचे, आपको यहाँ एनोटेशन दिख रही है, ये एनोटेशन दिख रही है। ये ना ये वाले ये जो नोट है ना, ये किसी एक बच्चे के हैं, मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट के, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ठीक है, पर उसने भी जैसे लिखवाते हैं ना बच्चे, छोड़ जाते हैं ना बहुत सारी चीजें, पर ये फिर भी बहुत अच्छा जो है ये लिखता था। और जो है ये देखो, ये उसने यहाँ पे बताया है कुछ आर साइन ओमेगा टी, आर कोस ओमेगा टी, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एस एच एम की +1 में की थी, d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, और इनसे ये चार्ज की ऑसिलेशंस को रिलेट कराया है। ये वाली डिटेल मैं कल बात करूंगा, ठीक है, ये वाली डिटेल जो है ये मैं कल बात करूंगा। और आज आप जो है इतना काम प्लीज करिएगा, जो करवाया है उसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, ठीक से लर्न कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। वो जो तू कह रहा है ना मेरे को लास्ट में कुछ छूटा हुआ है, छूटा कुछ नहीं हुआ है, वो अगर कुछ ऐसा लग भी रहा है तो उस लाइन को स्किप कर दो, ओके ओके सर। तो यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ आज, और ये प्लीज लर्न सारे करके। सर हाँ जी बोलो। gets +1. This is -3, the lowest oxidation state in this family. What is the lowest possible in this family? The lowest possible in this family is -3, and highest possible oxidation state is equal to the group number. You already know lowest is equal to group number -8. Lowest कैसे ढूंढते हैं? When we are discussing oxidation states, it's important for us to know the lowest and the highest. So lowest in this is group number -8, which will be 5 minus 8 equal to -3. Highest oxidation state is equal to number of valence electrons, which is 5. So the oxidation states in this group vary between -5, -3 to +5. And we are observing these varieties. I will just guide you on a few. ये कैसे आई oxidation states, like this is hydrazine. Hydrazine कैसे ढूंढ सकते हो? Due to this bond it gets 0. Due to this bond it gets -1, this is +1. Again this gets -1, this is +1. Okay, so what is the total oxidation state on each nitrogen? -2. So we've written -2 here. Then we have hydroxylamine, -1. In the same manner, hydrazoic acid, let this be X. 3X plus 1 is 0. So X is -1/3. Fractional oxidation state. And hydrazoic acid is the
only acidic hydride of nitrogen. This compound, dinitrogen monoxide, also called as nitrous oxide or laughing gas. These are the main aspects, main things that you need to know on this page, on this table. Although you already know this, okay. So these are the examples of oxidation states starting from -3 to +5. -3 to +5. Okay. And here I would like to express why are these two written together? Why have these two been written together? Nitrous acid or nitric acid. Just remember N2O3 is an anhydride of HNO2 and N2O5 is an anhydride of HNO3 and N2O4 is a mixed anhydride of HNO2 and HNO3. An acid minus water gives its anhydride. For example, H2SO4 minus water gives SO3. H2SO3 minus water gives SO2. Right? Check kar lo. Simply remove water and whatever is left is the anhydride. Similarly, HNO3 minus water. Since एक मोल में से नहीं निकाल सकते, so we are going to remove it together from 2 moles. From 2 moles together, when you remove water, you will be left with 2 nitrogens and 1 oxygen. So N2O5 is the anhydride of nitric acid. इसी तरह से, if I take HNO3 and HNO2 and common water निकाल दिया जाए, so you're going to be left with N2O4. So we say N2O4 is a mixed anhydride of nitrous acid and nitric acid. Another point that I want you to remember and write down, an acid and its anhydride will always have an acid and its anhydride will always have the same oxidation state. An acid and its anhydride will always have the same oxidation state of the central element. Written चलो.
I hope this is done. Children, just a minute. This screen has, I think, just a moment. Okay. So the various characteristics, the points that I've already told you. Now, one very important point regarding oxidation states, which we already know and we've done in the previous class as well. Stability of lower oxidation state. It's not only about +3. For all these groups, that is, we are going to discuss nitrogen, then oxygen family, carbon family. For these families, that is carbon, nitrogen, and oxygen. In subfamilies, may this point is applicable, that stability of lower oxidation state stability increases as we go down the group. Stability of lower oxidation state increases as we go down the group. This is applicable to all, and give me a reason. Give me a reason for this point. I'm waiting for your answer, children. Yes, due to inert pair effect. Due to inert pair effect. Can somebody define inert pair effect? Can somebody define inert pair effect? Come on, children. In your set of words, we have discussed two definitions of inert pair effect. So any one out of these two definitions, give me. How will you define inert pair effect? कोई भी दो definitions की हुई हैं? किसी एक वे में explain करो. Yeah. Okay. So reluctance of s electron to take part in bonding. Very good, Bhavya. I can see your answer. Bhavya, can you tell me the reason? Why are s electrons reluctant to participate in bonding? Why reluctance of s electron to take part in bonding? Yeah, poor shielding. Right. Very good. Very good. So you all still remember. सबने एक ही definition दी. I want the other one also. I taught you two definitions for this. Chalo, I speak those two definitions. See, the first point about this was the reluctance. Yeah, another word for reluctance is inability. Reluctance or inability of s electrons to participate in bonding. To participate in bonding.
This is the statement of inert pair effect. What is the cause of inert pair effect? Ineffective screening by the intervening d or f electrons, right? This is the cause. And what is the outcome? The outcome is, if the configuration is ns2 np3, if the valence shell configuration is this, the s2 electrons are tightly bound and do not get removed easily. Therefore, lower oxidation state is observed. Okay, this is one way of explaining. The first is the statement. What is it? Second is the reason. Why is it so? Okay, and then the third one is, what is the consequence? As a consequence of this, हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ns2 को लेजी पेयर भी कहते हैं. We call this electron pair, this pair, as the lazy pair. Why do we call it the lazy pair or the inert pair? Because it does not want to participate in bonding. Fine. Now, what was the other way to define this? The other way to define the same point was that in a configuration ns2 np3, this is a pair of electrons, paired condition, right? More energy is needed to unpair and remove this tightly held electron pair. This energy is not compensated by the energy released when two extra bonds are formed. क्या मतलब है? If phosphorus was to form PCl3 or PCl5, ये बनाने के लिए आपको सिर्फ ये निकालने हैं. Only the np3 electrons need to be lost. But ये बनाने के लिए ns2 and np3 all electrons need to be lost, means more energy is required. But in this case, only 3 PCl bonds are formed, whereas in this case 5 PCl bonds are formed. Now 2 extra PCl bonds which are formed, they lead to extra release of energy. And due to that extra release of energy, the energy required gets compensated for. ये जो 2 extra bonds बनते हैं, इनकर के जो energy release होती है वो compensate कर देती है for the energy which is required to remove these 2 extra electrons. Okay हो गया? ठीक है? And that is why elements show a higher oxidation state. But as we go down the group, let us talk of the last element, bismuth. Let us talk of the last element.